चलो आज शुरू करते हैं हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि हम लोग सीबीएसई का एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग देखे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे, जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पिछला चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछला चैप्टर्स में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़े थे, वो कंप्लीट हो गया। आज से हम क्या पढ़ाएंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तब पहले इसका जानते हैं कि जो फिजिक्स, अब रियली जो फिजिक्स होगा 11 में, वो शुरू होने जा रहा है। पहला तो यूनिट मेजरमेंट उतना सफिशिएंट कुछ नहीं था। अब हम फिजिक्स को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिक्स ये पढ़ने जा रहे हैं। अब मैकेनिक्स को हम 3 तरह का डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? कि हमको कन्वीनियंट हो पढ़ने में, याद रखने में, स्टडी करने में। जैसा कि बाकी सब्जेक्ट में भी हम लोग देखे हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट पार्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एल्केन एल्किन एल्केन। क्यों? हमको इजी हो। उसी तरह बायो में भी होता है, एनिमल किंगडम है जो नेमिंग होता है अलग अलग नेम का। उसी तरह हम लोग इजी हो पढ़ने में, हमको इजी हो, जिसके कारण हम मैकेनिक्स को डिवाइड करेंगे और वो अलग अलग फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे क्लास 11 में। ठीक है, तो मैकेनिक्स मेनली 3 तरह का होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर 1 नोट करते चलो और समझते जाओ। नंबर 1 होगा स्टैटिक। नंबर 2 काइनेमेटिक। और नंबर 3 डायनामिक। ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स को। अब माइंड में तुम लोग का क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर मैकेनिक्स 3 टाइप का है, तीनों टाइप क्या कर रहा है? जरूर ये कुछ अलग अलग बताएगा, तभी हम इस तीनों को डिवाइड किए हैं। तो देखो, स्टैटिक्स में हम लोग क्या जानेंगे, क्या समझ? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में समझते हो? जैसे एक ट्यूब ले लेंगे इस तरह का ग्लास का, और यहाँ पर किसी बॉल को फेंक देंगे तो बॉल इधर से वाइब्रेट करते करते कहीं ना कहीं रुक जाएगा मेन पोजीशन पर, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और इसको कहेंगे मोशन एट रेस्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहेगा, इसके बारे में जो हम डिफरेंट पैरामीटर के बारे में हम लोग रिलेशंस जानेंगे। हाँ, डिफरेंट पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, डिफरेंट ये जो रिलेशंस हम लोग जानेंगे, इसका जो स्टडी करेंगे। हाँ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सॉरी, इसको हम लोग स्टैटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिक। समझ में आ रहा है स्टैटिक क्या है? स्टैटिक वही है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तब उसका जो डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और रिलेशंस निकालेंगे, दैट इज स्टैटिक। समझ में आ गया? अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आने लगेगा, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है या सर्कुलर मोशन, डिफरेंट व्हाटएवर जो मोशन में है ऑब्जेक्ट, तब हम जो स्टडी करेंगे उसका डिफरेंट पैरामीटर, तब उसको क्या कहेंगे? काइनेमेटिक। ये क्या रहेगा? रेस्ट स्टैटिक पोजीशन में मोशन में रहेगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक। ठीक है, लेकिन वो मोशन में किस लिए आया उसका हम लोग इस काइनेमेटिक्स में नहीं एनालिसिस करेंगे, और ना जानना जरूरी है, ना जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट, अब इसको कौन फोर्स लगाया, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है जिसके कारण वो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये हमको नहीं देखना है। खाली उसका मोशन के समय उसका जो डिफरेंट पैरामीटर है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, रिलेशंस करेंगे इन ईच अदर, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? काइनेमेटिक। समझ में आ रहा है? अब जिसमें मोशन बन रहा है, किसके कारण वो मोशन में आ रहा है? कहीं तो उसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस कॉज को जो होगा जिसके कारण वो मूवमेंट में ला रहा है, इस कॉज को जब पढ़ेंगे तब इसको कहेंगे डायनामिक। तो
होपफुली तुम लोग समझ गए हो कि मैकेनिक्स का जो 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स किसके लिए है और किस तरह का स्टडी इसमें होता है। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, स्टैटिक जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उसका जो पैरामीटर हम पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिक। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब जो हम लोग उसका पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे दैट इज काइनेमेटिक। अब किस कारण वो मोशन में आया उस कॉज को ढूंढेंगे और उसको उस जिस ब्रांच में ये कॉज ढूंढेंगे और पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम लोग डायनेमिक। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक। ये तीनों चीज हम लोग 11 की क्लास में पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ तक पढ़ेंगे कि ताकि हमको ओनली 11 का कंप्लीट नहीं करना पड़े, कोई कंपटीशन भी अगर फेस करते हैं तो उसको भी हम कंक्रीट वे से तैयारी करें। तो जेई मेंस या नीट जो होता है जनरली, बहुत सारे स्टूडेंट का 11 आता है तो इच्छा रहता है कि हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें जाएंगे, ये लाइन पकड़ेंगे, जो भी हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी ख्वाहिश रहता है कि हम निकले मेडिकल में या इंजीनियरिंग में। तो देखो अब जो भी स्टूडेंट 11 और 12 को एकेडमिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, तब तो हम ट्रिक्स वाला भी मेथड पढ़ाते हैं, जेई मेंस का ट्रिक्स या नीट का ट्रिक्स जो भी हो, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर। विदाउट कंसेप्ट क्लियर करने पर हवा में नहीं होता है कि हम कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे और कंपटीशन में फेस करेंगे और मेरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको एकेडमिक सेक्शन में जब 11-12 पढ़ोगे तब तो लेकिन कंसेप्ट उसको होना ही चाहिए क्लियर। तो देखो आज से जो है फिजिक्स का मेन ब्रांचेस शुरू हो जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स क्या है, समझ में आ गया। चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, अब स्टैटिक्स में हम लोग पहले पोजीशन के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि वो रेस्ट में होगा। रेस्ट के बारे में क्या होगा, पोजीशन क्या है, व्हाट इज पोजीशन और मोशन क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तुम में से कोई बताओ कि पोजीशन और मोशन में, स्टैटिक रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पोजीशन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो मान लो हमको कोई बताओ कि मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट का जब मोशन होगा, जैसे कि चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन का डेफिनेशन एक्चुअली क्या होना चाहिए। देखो, किसी का भी पोजीशन अगर टाइम के साथ बदलता है तब इसको क्या कहेंगे, मोशन। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to what, time, called motion। आई थिंक तुम समझ गए हो। चेंज, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले ए था, कुछ देर बाद हम घड़ी देखे, टाइम बीत गया, आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में वो बी पर आ गया, तब हम कह सकते हैं कि इसका पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन एक रेफरेंस के साथ हम लोग बोलेंगे। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया, आर्च भी सन के चारों तरफ घूम रही है, तो हम आर्च में हैं, अगर आर्च के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं तो क्या मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, आर्च तो घूम रही है, तो हम भी कहेंगे कि हम भी पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या हम मोशन में नहीं है, क्योंकि रेस्पेक्ट वर्ड बहुत ही जरूरी है। इसमें रेफरेंस ऑफ फ्रेम हम लोग जानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है। अब ए से बी गया, किसका रेस्पेक्ट में, किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ कोई खड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये बदल रहा है, यहाँ था अब यहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में था राइट साइड में आ गया, तब ना पोजीशन चेंज हुआ। अगर हम सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई स्टैटिक में है तो ऊपर भी वो मूव कर रहा है। हम आर्च के रेस्पेक्ट में देखेंगे कोई स्टैटिक पोजीशन में, जो आर्च के साथ वो स्टैटिक पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। जैसे कि ये पेन यहाँ है, लेफ्ट में था, कुछ देर बाद राइट में गया, तब इसको क्या कहेंगे, मोशन। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर हो गया मोशन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रेफरेंस लेंगे, क्या वन डायमेंशन होगा मोशन। देखो,
होता क्या, ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, ये ओरिजिन है, हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या लेंगे, इधर और एक एक्सिस लेंगे z, ये x और ये y। अब बताओ ये जो तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक दूसरे से क्या है, इसका डायग्राम हम बोर्ड में तो नहीं बना सक रहे ना, 3D, सोचो इसको फील करो, ये है एक दूसरे से 90 डिग्री है, और थर्ड यहां है z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ये रेड वाला पेन, ये दोनों ब्लू वाला x एक्सिस, ब्लैक वाला y एक्सिस और रेड वाला z एक्सिस। समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे कलर का कोई मतलब नहीं होता है, हम यहां समझाने के लिए बता रहे हैं, ये z एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्लास 10 लेवल तक हम लोग पढ़े थे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एंड y, यहां पर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या बतलाता है हमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन 1 डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन एक ही बात है, हमको क्या बतलाता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां था और यहां आ गया, इसका एक कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है, मान लो यहां टाइम लिए, दिस इज टाइम इन एक्स एक्सिस, ये टाइम t, और ये लेते हैं हम लोग पोजीशन डिस्टेंस। अगर उसका टाइम बदलते टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट देखो वही है, मान लो ये डिस्टेंस है s1, ठीक है, तो टाइम तो बदल रहा है लेकिन s1 नहीं बदल रहा है, तो ये क्या रेस्ट में है या मोशन में, क्या कहोगे कि टाइम तो हम बढ़ा रहे हैं, इस रेफरेंस में हम क्लॉक के रेफरेंस में बता रहे हैं कि डिस्टेंस तो वही है s1 जब पोजीशन a में था और पोजीशन b में। अब कोई क्वेश्चन बोला सर a से तो b चला गया, अरे ये गया नहीं, ये टाइम चेंज हो रहा है, यहां t1 टाइम है और यहां t2। अब मोबाइल से तुम लोग देख सकते हो, बहुत टाइम स्टॉप वॉच रहता है मोबाइल में, स्टूडेंट ने देखा भी होगा, मोबाइल को ऑन कर दो और टाइम बीतते जा रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, क्लिक कर दो, एक t1 एक t2, और तुम वहीं बैठे रहोगे। तुम अगर वहीं बैठे रहते हो, क्या तुम रेस्ट में हो ना, मोशन में, रेस्ट में होगा। तो एक रेफरेंस के बदलते के साथ दूसरा रेफरेंस को बदलना चाहिए, तब वो मोशन में आएगा। तो अगर ये एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, तो क्या होगा, ये रेस्ट में है। क्लियर है ना, और एक बार बताना पड़ेगा, फिर से हम बता रहे हैं, किसी भी पोजीशन को अगर बदल रहा है विथ टाइम, तभी उसको कहेंगे मोशन। यहां हो रहा है कि आप पोजीशन s1 ही रह गया, मान लो 10 मीटर है, समझने के लिए यहां पर भी a भी 10 मीटर है, 10 मीटर हमसे 10 मीटर दूर है, b का पोजीशन भी 10 मीटर हमसे दूर, टाइम बीतता गया तो क्या होगा, वो रेस्ट में है ना। ठीक है, दूसरा एक केस ले रहे हैं, अभी जेट का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा बताते जाएंगे, तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, बाद में फिर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाएंगे। एक ये पोजीशन लिए, इधर हम लिए डिस्टेंस, s मींस डिस्टेंस, इधर हमेशा टाइम लेंगे। अब ये t1 है, ये t2 है, इसका हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेट में जानते हो x और y लिखा जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, t1 पहले x लिखा जाता है, ऑर्डिनेट इसका मान लो s1 s2, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया s1, यहां क्या होगा t2 s2। तो देखो t1 जब बदल रहा है तब s1 पर था, t2 जब बदल रहा है तब s2 पर था। इस तरह का पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ये रेस्ट में नहीं है, ये किस में है, मोशन में है। तो इस तरह का ग्राफ क्या बोलता है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में वो मोशन पे है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये रेस्ट पे है, ये मोशन में है। ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड हम ग्राफ फिर हम बता रहे हैं, डिफरेंट ग्राफ बताएंगे तब तुम लोग का कुछ क्लियरेंस होगा, जैसे कि हमको लग रहा है। ये एक हम ग्राफ बनाए, ये देखो पोजीशन बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, ये देखो कार्व है, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है t1 के साथ वो वेरी करता है, वो सर्टेन डायरेक्शन में नहीं है, ये सर्टेन डायरेक्शन में है, क्योंकि हमको पता है कि पैरामीटर कौन सा बदलने से वो पैरामीटर कैसे बदलेगा, लेकिन ये अनसर्टेनिटी है, तो ये मोशन ऑफ 2 डायमेंशन होगा। ये अभी बाद में पढ़ेंगे,
अभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर 3D भी पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, वो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। कार्ब ये आगे चल के पढ़ेंगे, एक पत्थर को अगर फेंकते हैं हम तो ये कार्ब लाइन में गिरेगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। वो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा, इसमें 2 पैरामीटर चेंज होते जाएगा एक्स और वाई के साथ। ठीक है, जब जेड चेंज हो जाएगा तो और मोशन इन स्पेस या मोशन इन 3D ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग का जो टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, रेस्ट और ये मोशन। क्लियर है, बात समझ में आती है? ओके। अब देखो ये जो फिर से हम बता रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बताएं यहाँ पे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, किसी को भी क्या मान सकते हैं, इधर इसको भी जेड, इसको भी वाई, इसको भी कुछ भी मान सकते हो। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे है कि हम इधर एक्स मानते हैं, इधर वाई या जेड, चेंज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो ये ओरिजिन है। अगर हम तुमको एक चीज बता रहे हैं, बहुत बारीकी से समझो तभी क्लियर होगा। इसके लिए क्या जरूरत है, अगर हम किसी का पोजीशन बताना चाहते हैं कि यहां से सपोज 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखें, तो बताओ हमें एक चीज बताओ कि ये सही है, तुम उसका एक्यूरेटली पोजीशन पे आ जाओगे, पोजीशन एनालिसिस कर पाओगे। अगर हम किसी को बता देते हैं कि तुम जहां खड़े हो तुमसे 10 सेंटीमीटर दूर कोई खड़ा है या 10 मीटर दूर कोई खड़ा है, क्या तुम एक्यूरेटली उसका पोजीशन बता सकते हो? बता सकते हो? बता भी सकते हो, तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं है, लेकिन नहीं बता सकते हो। क्यों ना? 10 मीटर तो हम यहां से भी खड़े हो सकते हैं 10 मीटर में, तो क्या दोनों पोजीशन सेम है? नहीं है। अब बताओ कि एक्यूरेटली हमको जानने के लिए क्या चाहिए? खाली डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं है, ये एंगल भी जरूरी है। ये किस एंगल में 10 मीटर जाएंगे तुम बता सकते हो, तभी वो क्लियर होगा कि हाँ यहाँ इस एंगल से हम 10 मीटर जाएंगे तो वहां मिलेगा। ये एक सिस्टम हुआ। दूसरा, नहीं तो दोनों कोऑर्डिनेट y एंड x, इसका x अलग है y अलग है लेकिन 10 मीटर है, तो आइदर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आओ या डिस्टेंस और एंगुलर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैथ्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो 2 सिस्टम हमको चाहिए। किसी को एक्यूरेटली लोकेशन जानने के लिए, हमको 2 चीज चाहिए। फर्स्ट थिंग आइदर 2 कोऑर्डिनेट, सेकंड थिंग एक एंगल और एक डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज है, दोनों पैरामीटर है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या नेमिंग करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई चीज को एक्चुअली लोकेट करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम ओरिजिन को स्टार्टिंग पॉइंट लिए और आइदर कोऑर्डिनेट सिस्टम लो या एंगल और उसका डिस्टेंस लो, जिससे कि हम एक्यूरेटली पोजीशन पे आए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई थिंक अब फ्रेम आई थिंक मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुमको समझ में आ गया। एक ही लाइन पे जाएंगे और 1 डायरेक्शन में जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कार्ब पाथ में नहीं, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, और जब इससे क्या क्या टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे नंबर 1, ये छोटा सा ही पढ़ के आ रहे हो, रेक्टिलिनियर। मोशन। नंबर 2, ट्रांसलेटरी। दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो झूला में झूलता है रे, ओसिलेटरी मोशन।
सर्कुलर मोशन भी है, सर्कुलर मोशन। नंबर 4 ओसिलेटरी मोशन। नंबर 5 वाइब्रेशनल। और एक छूट गया बीच में, भर दो, रोटेटरी, ये छूट गया, रोटेटरी मोशन। यहां तक अभी पढ़ो। अब हमको बताओ रेक्टेलिनियर मोशन में क्या है, पॉइंट मास। अगर ऑब्जेक्ट होगा एकदम जस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलती है, एकदम जस्ट पॉइंट, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेक्टेलिनियर मोशन। क्लियर है। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ, तो ये दोनों जब एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो दोनों पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। समझ लो तुम कार में बैठे हो, पीछे के सीट में ड्राइवर है, आगे के सीट में, अगर गाड़ी चल रही है उसका तो पोजीशन स्ट्रेट लाइन में बदल रहा है, लेकिन ड्राइवर के साथ तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, वो जो सीट का डिस्टेंस वो फिक्स है। तो तुम एक पार्टिकल, वो ड्राइवर एक पार्टिकल, तो ये जब एक साथ चल रहा है तब इसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत सारा पार्टिकल लेकर सॉलिड पार्टिकल में। क्लियर है। सर्कुलेटरी मोशन में एज यू नो इस तरह घूमता है, एक सर्कल के, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेंटर के इर्द गिर्द, माने इर्द गिर्द माने क्या, उसी के अबाउट, जैसे मान के चलते हैं प्लैनेट घूम रहा है सन में, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमती है, जो भी है, अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, किसी झूला आया है या इलेक्ट्रॉन, जो भी हो, ये हो गया सर्कुलेटरी मोशन। ठीक। उसके बाद रोटेटरी में आ रहा है, सर्कुलर के बाद रोटेटरी पर, उसके बाद ये दोनों पढ़ाएंगे। रोटेटरी मोशन में क्या है, जैसे तुम्हारा सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का एक ब्लेड ले लो, इससे बहुत सारा पार्टिकल है, ये तो मूव करेगा, ये पार्टिकल ये मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है, ये जो सबका जो कंबाइंड है वो एक ही पॉइंट के चारों तरफ चक्कर मार रहा है। ठीक। और लेकिन ये एक्सिस कहीं नहीं जा रहा है, एक एंड फिक्स है। इसमें क्या है, ये अपना पोजीशन पूरा पूरी बदल रहा है। ठीक है। जो टॉय ट्रेन होता है, तो बहुत सारा मेला में आता है, उसका क्या पोजीशन चेंज है, लेकिन ये रोटेटरी है, फिक्स एक्सिस के अबाउट। ओके। ओसिलेटरी मोशन क्या है, ओसिलेटरी मोशन जैसे झूला, स्विंग जिसको कहते हैं, इस तरह मोशन करते हुए मीन पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज ओसिलेटरी। और इसका एग्जांपल है घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, इर्द गिर्द घूमता है एक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये मीन पोजीशन है, ये सबको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये तो जानते हो। ठीक है, वो बात अलग होती है। वाइब्रेशनल मोशन और इसमें बहुत रिलेशन है। अब क्या डिफरेंस है, ये वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन, बट ये वेरी फास्ट। जैसे एक ब्लेड को एक एंड को पकड़ लेंगे और दूसरा एंड को बहुत जोर से झटका लगाएंगे, तो बहुत स्पीडली, इसका माने टाइम पीरियड इसका बहुत ही कम, और ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड ज्यादा है। तो वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन मोशन में यही डिफरेंस है, एक का टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा है और एक का टाइम पीरियड बहुत ही कम है, मिनिमम टाइम पे बहुत स्पीडली मूव करता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 6 तरह का जो मोशन हम लोग जाने, डेफिनेशन लिख लेना अपने से, कोई खास बात नहीं है, इसको हम नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन जानो। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तुम लोग जानते हो वेक्टर क्वांटिटी, कुछ बताना नहीं है, लेकिन वेक्टर का जो फंक्शन है ये बताना होगा, बाद के चैप्टर्स में बताएंगे, और मैथ का स्टूडेंट तो अपना मैथ में भी पढ़ोगे। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ये तो तुम लोग बहुत
बारे में जानते हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय किसके लिए? अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने जाए तो दो चीज की हमको नेसेसरी होती है। एक, उसका तो मैग्नीट्यूड तो होना ही है, उसके साथ अगर उसका डायरेक्शन पता रहे तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन रहता है, अगर उसको रिप्रेजेंट करने में डायरेक्शन की जरूरत होती है, किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ, तब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जिसमें डायरेक्शन जरूरत नहीं होता है वो क्या होगा? वो होगा स्केलर क्वांटिटी। ये तो नीचे क्लास से ही पढ़ के आ रहे हो, डेफिनेशन लिखाना नहीं है, लिख लोगे। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस। इसमें पहले हम लोग एनालिसिस करें। डिस्टेंस का क्या होगा? एक्चुअल पाथ। हम पोजीशन ए से बी गए और फिर सी गए, तो डिस्टेंस मान लो ये 5 मीटर हो गया, सॉरी मान लो ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना किए? 4 + 3 7 मीटर। एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ, जो पाथ हम प्रैक्टिकली ट्रेवल किए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। अब ए से हम सी जाएंगे डायरेक्ट। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट हियर क्या होगा? 5। इसका डेफिनेशन क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ। तो ये दोनों में डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी किसका? इसका डायरेक्शन नहीं है कि कहीं भी जा सकते हैं, इधर जाएंगे फिर इधर, लेकिन ये एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब डिस्टेंस जान जाओगे तो स्पीड मालूम होगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर पर यूनिट टाइम में हम ट्रेवल करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जानने के बाद हम लोग जानेंगे स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट जानने के बाद हम लोग जानेंगे वेलोसिटी। ठीक है, को मिटा देते हैं। वेलोसिटी का डेफिनेशन तो हो गया। अब देखो वेलोसिटी का टाइप है, हम क्या क्या पढ़ाएंगे वेलोसिटी में। एक हम पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 में पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, और नंबर 3 में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट भी बोल सकते हो, इंस्टेंट वेलोसिटी। ये नया वर्ड है, पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो तुम लोग जानते हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और टाइम हम एक ही टाइम का इंटरवल लेते हैं और डिस्टेंस भी अगर इक्वल आता है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ये सिंपल है। सर्टेन डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंट वेलोसिटी देखो, इसके समझने के लिए मान लो एवरेज वेलोसिटी हम निकालनी है। अब जैसे हम जामतरा से कैलकाटा गए ट्रेन से, ठीक, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर। यहाँ तो जनशताब्दी रुकती है, जनशताब्दी ट्रेन से गए कलकत्ता, तो कोलकाता जाने में हमको टाइम लगा सपोज मान के चलते हैं 4 घंटा जामतरा से, बता। तो तुमको हम बताएंगे अरे एवरेज स्पीड क्या है, तुम 250 से 4 को डिवाइड कर दोगे। 250 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 किलोमीटर पर आवर हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये स्पीड है। लेकिन क्या यहां से चलना शुरू करोगे हर समय क्या एक ही स्पीड रहेगा ना? स्टेशन के साथ हो सकता है कभी रुक गया या स्लो करके कोई नॉन स्टॉपिंग स्टेशन को पार कर रहा है, वहां स्पीड हो सकता है 20 किलोमीटर पार हो।
हर एक जगह तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रही है, लेकिन हम एवरेज स्पीड बता दिए कि 4 घंटे में पहुंच रहे, तो पर आवर वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, समझने के लिए 4 घंटा नहीं लगता है, 3.5 घंटा जो भी हो, हम उसमें नहीं जा रहे, उस डिबेट में नहीं जा रहे, हम डिबेट में जा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी से क्या पार्टिकुलर किसी भी पोजीशन का स्पीड निकाल सकते हैं, यस और नो, ये बताओ। अगर हमको एवरेज स्पीड मालूम है, मान लो एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, क्या हर एक जगह वो 100 किलोमीटर पर आवर जाएगी? नहीं जाएगी, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है कि एवरेज स्पीड से चलेगी हर जगह। कहीं ट्रैफिक जाम स्लो हो गया, कहीं रुक गया, वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी लेकर हम लोग चल रहे हैं, यही काउंट है। लेकिन हमको चाहिए कि हमको पर्टिकुलर, एकदम पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम में टाइम इंटरवल 0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं 0 होने से सब खत्म हो जाएगा। हाउ टू क्लोज 0 के एकदम नजदीक जाएंगे और उस टाइम में ट्रेन का देखेंगे। मान लो ट्रेन यहाँ जनशताब्दी 10 बजे खुलती है जामताड़ा से, हावड़ा पहुंचती है 1:30 बजे, ठीक है। हम ठीक 11:15 में उसका स्पीड जानना चाहते हैं, तो तुम क्या उस एवरेज स्पीड को लेकर चल सकते हो कि एवरेज स्पीड हमको 100 किलोमीटर पर आवर निकला या 60-65 जो भी निकला, उस टाइम भी वही स्पीड रहेगा? असंभव। तो हमको उस टाइम का एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस टाइम के एवरेज स्पीड जानने के लिए हमको इंस्टेंट वेलोसिटी पढ़ना होगा। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है? पर्टिकुलर उस टाइम में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, ज्यादा टाइम इंटरवल कर देंगे तो फिर एवरेज स्पीड आ जाएगा। हमको उस टाइम के लिए इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? बहुत ही कम समय लेंगे, तो टाइम को ऑलमोस्ट 0 तो नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 0, तो 0.000000001 सेकेंड, वेरी क्लोज टू 0। तो ये इतना लिखना संभव नहीं है। फिजिक्स की भाषा में इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग। टाइम को लिमिट कर देंगे और लिखेंगे क्या? लिखेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी को लिखने का ढंग है कि चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा, पोजीशन चेंज होगा, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, और चेंज इन टाइम क्या होगा? डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, T2 से T1। ये 10 बजे जामताड़ा में खुली और ये हावड़ा पहुंचे 1:30 बजे, तो क्या डिफरेंस है? चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस हो रहा है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी एवरेज टाइम हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। लेकिन हमको इसको लिमिटिंग करना है, तो लिमिटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग करने के लिए यहां हम लोग लिख देंगे लिमिट t टेंड्स टू 0। तो जब हम इसको लिमिट t टेंड्स टू 0, दैट मीन्स हम बहुत ही क्लोज चल जाएंगे किसके? 0 के। तो ये जब लिखेंगे तब इस भाषा को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट वेलोसिटी। कैलकुलस में भी यही पढ़ोगे। तो कोई भी लिमिट अगर बैठाते हैं, जैसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कैलकुलस में, dx बाई dt, इसको समझो नहीं तो माथा के ऊपर सब पार हो जाएगा। लिमिटिंग dx, लिमिट t टेंड्स टू 0, dx बाई dt, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो ये तीनों में क्लियर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी है, और पूरा फिजिक्स में ये लेकर हम लोग चलेंगे। अब यहां समझ में आ गया लिमिट क्या है। टाइम को लिमिटिंग कर देंगे वेरी क्लोज टू 0, और उस हिसाब से उसका स्पीड क्या होगा? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट वेलोसिटी। और स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, ds बाय dt भी लिखते हैं, कभी कभी dx बाय dt भी लिखते हैं, और ये कैलकुलस का भाषा होगी। और डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम। ठीक है, ये तीनों क्लियर होना चाहिए। और ये मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ये बड़ा लंबी चैप्टर है, बहुत ही टाइम लगेगा इसमें, और बहुत डेप्थनेस है, जो तुम्हारा अप टू कोई कंपटीशन फेस करोगे उसके लिए भी ये यूज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे चलाएंगे। ओके, थैंक यू।